बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमान उल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अवामी एहतसाब के साथ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमारे पिछले प्रोग्राम का एक तसलसल है, जिसमें हैदर फारूक मदूदी ने अपने वरासती मामलात के ऊपर इजहार ख्याल किया था। उस प्रोग्राम में हैदर फारूक ने जमात इस्लामी के अकाबरीन के बारे में बहुत कुछ कहा और इसके साथ साथ उन्होंने अपने भाइयों और बहनों के बारे में जो वरासती मामलात थे उनके बारे में भी कुछ कहा। तो उस प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए जमात इस्लामी के अकाबरीन और कुछ दोस्तों ने कहा कि ये प्रोग्राम आपने वन साइडेड प्रोग्राम कर दिया है, जिसमें दूसरे लोगों का मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। हमने खालिद फारूक मदूदी, जो मौलाना सैयद अबुल आला मदूदी रहमतुल्लाह के भी बेटे हैं और जो तर्जमानुल कुरान अदारे को चला रहे हैं, उनसे इसी सिलसिले में बातचीत का प्रोग्राम बनाया और हाज़िर हुए हैं। मैं खालिद फारूक मदूदी साहब को वेलकम कहता हूँ। वेलकम जनाब। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, पिछले दिनों जो हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हैदर फारूक ने आपकी इस जायदाद पे, जिसका तकरीबन 32 साल से अदालतों में एक सिलसिला चल रहा है, यानी वो सिलसिला जिसे आप वरासत का सिलसिला कह रहे हैं, और 32 साल में ये वरासत का सिलसिले का फैसला नहीं हो पाया, जिसमें काफ़ी सारे मसाइल जो हैं सामने आए, जिस पे हैदर साहब से हमने बात की और एक प्रोग्राम किया। उसमें काफ़ी सारे ऐसे मामला सामने आए हैं कि जिन पे एतराज़ात भी हुए हैं, जिस पे आपको भी एतराज़ था और दूसरे भाइयों और बहनों को भी एतराज़ था। हमने इन सब मामलात को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा कि आपसे बात की जाए और सैयदे के इस घराने को इकट्ठा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसे लोग या ऐसा कोई कमीशन या ऐसे कोई दोस्त इकट्ठे हों जो आपको शीरो शकर कर सके और इस मामले को सुलझा सके। आप फरमाएं कि जो प्रोग्राम हमने किया उसमें हैदर ने जमात इस्लामी पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी हकीकत क्या है? जहाँ तक हैदर फारूक ने उस प्रोग्राम में जो इल्ज़ामात लगाए और जो बदज़बानी की, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और ना सिर्फ हैदर फारूक ने सरीहन झूठ बोला और सरीहन झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि हुसैन फारूक ने भी इंतहाई झूठ बोला है और द्रोहगोई से काम लिया। हकीकत यह है कि हम इस घर में, हमारे वालिद ने सारी उम्र दीन की खिदमत किए बैठ ली। हम ये चाहते हैं कि ये घर उनके बाद भी दीन का मरकज़ बना रहे, यहाँ पे दीन का काम होता रहे, इस्लाम की खिदमत होती रहे। इसके लिए हमारी वालदा ने हैदर फारूक के ख़िलाफ़ कोर्ट में मुकदमा किया, जिसका उन्वान था हैदर महमूदा बेगम वर्सेस हैदर फारूक। ये केस मियाँ साकिर निसार साहब एडवोकेट, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके ज़रिए से किया था। ये मुकदमा वहाँ पे चलता रहा, हमारी शहादतें भी हो गई और उसके बाद जब हैदर फारूक की शहादत का मौका आया, और वो दिन और आज का दिन, ये मुकदमा उन्होंने चलने ही दे। ये सिर्फ उनकी शहादत की वजह से आज तक ये फैसला रुका हुआ है? नहीं, उस शहादत की वजह से ये मुकदमा चल ही नहीं रहा। अच्छा। जब तक कि उनकी शहादत नहीं होगी, ये मुकदमा चल नहीं सकता। हमने इसका हल ये निकाला कि हमने अपना, वालदा ने भी अपना हिस्सा और हमने भी अपना हिस्सा ट्रस्ट के नाम हिबा कर दिया और केस विड्रॉ कर लिया। केस विड्रॉ कर लिया। हैदर फारूक ने उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की और वहाँ पे चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, जज पे दबाव डाला और मेरी मौजूदगी में बग़ैर किसी आर्गूमेंट के हाई कोर्ट के जज ने इस केस को दोबारा रिवाइव कर दिया। हैदर फारूक की इंटेंशन ये थी कि ये अपना हिस्सा किसी तरह हिबा ना कर सकें और ट्रस्ट के नाम
ट्रांसफ़र ना कर सकें। नहीं, और हैदर साहब जो हैं इस ट्रस्ट के यानी के दरमियान में रकावट क्यों बनना चाहते थे? कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा था जमात की तरफ से? नहीं, जमात की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हैदर फारूक का मसला ये है कि हैदर फारूक को हमारे वालिद से इंतहाई बोझ है। ये शख्स, ये हज़रत जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने इनको इनकी गलत हरकतों की वजह से घर से निकाल दिया था। ये हमारे जो चचा थे अबुल खैर मौदूदी साहब, उनके पास चले गए थे। उन्होंने बाद में हमारे वालिद से इनको माफ़ी दिलवाई और ये वापस आ गए। और उसके बाद दोबारा इनकी गलत हरकतों पर इनको दोबारा घर से निकाल दिया गया और ये रब्बे चले गए। और उस ज़माने में मौलाना कौसर न्याजी का रिसाला जो निकालते थे साहब, उसमें बाकायदा इनकी तस्वीर छपी, अखबारों में खबर आई कि ये रब्बे बैठे हुए हैं। उस मौके पर भी हमारी वालदा ने इनको माफ़ी दिलवाई और ये वापस आए थे। लेकिन वो उसके बाद से हमारे वालिद ने इनके साथ हमें हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था और कोई किसी को ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। और मेरी मौजूदगी में हमारे वालिद इनसे इतने तंग थे कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरा मज़हब इजाज़त देता तो मैं इस शख्स को आग कर देता। लेकिन उन्होंने इनसे क़तई ताल्लुक़ कर लिया और मरते दम तक इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। हत्ता कि जब उनका इंतकाल हुआ तो इन्होंने उनका नमाज जनाजा घर में मौजूद थे और उनका नमाज जनाजा में नहीं पढ़ा। ये वो फैक्ट हैं जो सारे हर एक को मालूम है। और अब इसी घर में बैठ कर ये तावीज़ गंडे और जादू टोने का काम कर रहे हैं, जिसकी हमारे वालिदैन ने सारी उम्र मुखालफत की थी। सारी उम्र उन्होंने इस काम को बुरा कहा था, गैर शरई काम को। इस शख्स ने इस घर को एक आमिल का अड्डा बना लिया। तो हम तो इस घर को एक दीन के लिए वक्फ करना चाहते हैं, हम अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं चाहते। हमारे वालिद ने विरासत में सिर्फ एक घर ही तो छोड़ा है। बिल्कुल सही। तो हमें उसके एवज कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपना हिस्सा दे रहे हैं। अच्छा खालिद साहब, एक छोटा सा सवाल है। जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी तो नहीं हमारे पास आई, हम खुद जमात के पास चल गए हैं कि हम ये जमात हमारे वालिद की बनाई हुई है। ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे वालिद के साथी हैं। जमात खालिद साहब, ये जमात इस्लामी के बानी तो सैयद ही हैं जी, और उनकी फिक्र है जी। जमात इस्लामी उनकी फिक्र है, उनकी फिक्र है, बिल्कुल। इसमें काजी हुसैन अहमद की फिक्र तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मियां तोफैल की फिक्र तो नहीं है? किसी की फिक्र नहीं है, किसी की फिक्र नहीं। वो तो लोग उनकी फिक्र के मोहताज रहे हैं। जी हाँ। लेकिन एक सवाल जो हमारा हैदर से भी हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें सैयदी ने जमात के करीब जाने से मना किया और इसीलिए हम कोई बहन भाई भी जमात इस्लामी में शामिल नहीं हुए। ये क्या फलसफा है कि कौन सी बात है? आप लोग कोई भी जमात इस्लामी में शामिल ना हो सके? इंतहाई जो है वो गलत बयानी से काम लिया उन्होंने। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी को नहीं रोका कि जमात में शामिल ना हो। उन्होंने ये जमात विरासत के तौर पर नहीं बनाई थी कि जी मेरे बाद मेरे औलाद बनेगी, जिस तरह तमाम पार्टियों में है। एक वाहिद जमात है जिसमें विरासत नहीं। उन्होंने जमात के अरकान का एक म्यार मुकर्रर किया था कि जो उस म्यार पे पूरा उतरेगा उसको जमात में लेंगे, जो उस म्यार पे पूरा नहीं उतरेगा उसको जमात में नहीं लेंगे, खास मेरी औलाद ही हो। इसलिए हम अगर उस म्यार पे पूरा उतरेंगे तो जमात में शामिल होंगे, वरना जमात हमें नहीं लेगी। जहाँ तक है जमात का ताल्लुक, हमारे वालिद ने सारी अपनी ज़िंदगी इस जमात के लिए वक्फ कर दी। वो टाइम जो हमें मिलना चाहिए था वो इस जमात को दिया उन्होंने। तो हम और जमात इस्लामी लाज़िम मज़लूम है। जमात इस्लामी और हम कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। जमात वो मौलाना मौदूदी को अपना रूहानी बाप समझते हैं और वो हमें अपना बहन भाई समझते हैं। जमात के लोग, खा मुनव्वर हसन साहब हों, खा काजी हुसैन अहमद साहब हों, वो कहते हैं आप हमारे। जमात से इख्तलाफ आपके किन भाइयों का ज़्यादा? जमात से इख्तलाफ जो है वो इन्हीं तीनों का है। अच्छा। सबसे ज़्यादा हैदर फारूक है, उसके बाद अहमद फारूक है और उसके बाद हुसैन फारूक। नहीं, आपकी क्या राय है कि ये तीनों भाई जमात से इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे मसाइल हैं?
کیونکہ ان کے والد کی جماعت ہے جی دیکھیں نا جو والد نے پودا لگایا ہے جی اس بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں جی جی اور وہ پھلا ہے بڑا ہے کہاں سے کہاں تک یہ جماعت اسلامی کی آج عروج سے جا چکی ہے جی لیکن ان کو اختلاف کیوں ہے جماعت سے؟ ان کو اختلاف جو ہے وہ ایک مطلب یہ کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا جو اختلاف ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، خام خواہ کا ایک بغض ہے ان کو، اور میرے نزدیک سوائے بغض کے اور کوئی وجہ نہیں۔ یعنی حسین فاروق کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا دین ایمان ہے صرف پیسہ، ان کا دین ایمان ہے صرف پیسہ۔ وہ جماعت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ جی اگر تمہیں میرا حصہ چاہیے تو میں جو قیمت مانگتا ہوں وہ میرے ہاتھ پہ رکھی جائے۔ جماعت نے ان سے کہا کہ جی اگر آپ ٹرسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ٹرسٹ ہم نے تو نہیں بنایا، ٹرسٹ تو آپ کی والدہ نے بنایا، آپ کے بہن بھائیوں نے بنایا ہے، آپ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے والد کی تدفین پر باقاعدہ ہم سب بہن بھائیوں نے 9 بہن بھائیوں نے اور والدہ نے تدفین کے وقت یہ اعلان کیا تھا باقاعدہ اخبارات میں پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہم اس گھر کو وقف کر رہے ہیں، ہم اس لیے تدفین کر رہے ہیں کہ ہم اس گھر کو وقف کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ منحرف ہو گئے ہیں اس بات سے۔ اور دیکھیں اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 32 سال کے اندر یہ جو آپ کی وراثت ہے، یہ سعیدی کا جو گھر ہے جی جہاں تعلیم و تربیت اور اشاعت دین کے لیے بہت سارا کام موجود، لیکن اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 32 سال گزرنے کے باوجود اس جگہ کو نہ تو کوئی ادارہ بنایا گیا ہے، نہ یہاں پہ کوئی کام شروع ہو سکا، نہ جماعت کے اکابرین نے اس طرف سوچا ہے کچھ۔ یہ کیا آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ 32 سال میں یہاں کوئی ادارہ بھی نہیں بن سکا، کوئی اشاعت کا کام بھی نہیں شروع ہو سکا؟ آخر وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی والے یہ سمجھتے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں، آدھے ہمارے ساتھ ہیں، آدھے سے زیادہ کچھ ہم اس میں ٹرسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، پتہ نہیں کس وقت یہ پلٹا کھا لے اور ہم اس گھر پر کروڑوں روپیہ بھی لگا دیں، اپنا سارا وہاں پہ ادارے بھی قائم کر لیں، سب کچھ کر لیں اور یہ کہیں کہ جی آپ نکل جائیں۔ اور جماعت اسلامی کا یہ خدشہ 100% صحیح ثابت ہوا کہ آج سے 6 مہینے پہلے حسین فاروق اور احمد فاروق امریکہ سے آئے اور انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو یہ غچہ دیا کہ جی اگر یہ جماعت اسلامی سے یہ گھر واپس لے لو تو ہم ٹرسٹ بناتے ہیں، ہم ٹرسٹ قائم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مخلص ہو، یہ جو کہہ رہے ہیں کرو، چلو ان کو ایک موقع تو دینا چاہیے، ایک موقع تو دے دیں۔ ہم نے جماعت اسلامی والوں سے کہا کہ آپ یہ گھر ہمارے حوالے کر دیں اور ہم یہاں پہ خود ٹرسٹ، یعنی آپ لوگوں نے درخواست امیر جماعت اسلامی سے کی کہ آپ ہمیں واپس دے دیں۔ منور صاحب ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر جہاں پہ وہ 20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے، 3 دن کے اندر وہ یہ گھر خالی کر کے چلے گئے، انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کی، باوجود اس کے کہ ان تینوں نے، احمد فاروق نے، حسین فاروق نے اور حیدر فاروق نے انتہائی بدسلوکی کی، انتہائی غنڈہ گردی کی ان کے ساتھ، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی اور یہ شور کرنا چاہتے تھے، انشور کرنا چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتنی کر دو کہ بعد میں یہ بہن بھائی اگر جا کے منصورے میں ہاتھ بھی جوڑیں تو جماعت اس گھر کے قریب نہ آئے۔ اس لیے انہوں نے یہ بدسلوکی کی اور یہ غنڈہ گردی کی ان کے ساتھ۔ اس کے جیسے ہی یہ گھر مل گیا، اگلے دن ہی انہوں نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا، پورے گھر پہ، اور ہمارے ساتھ غنڈہ گردی شروع کر دی۔ میری بیوہ بہن جن کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے ان کو آ کے گالیاں دیتے تھے، ان کے پاس جو قرآن پڑھنے آتی تھی عورتیں ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کی بے عزتی کرتے تھے، جو لوگ فاتحہ پڑھنے آتے تھے ان کی بے عزتی کی گئی، ان کو دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا، اور انہوں نے پورے گھر پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ کسی کا کوئی حق نہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں، یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد جب یہ صورتحال دیکھی تو ہماری تو رات کی نیند حرام ہو گئی کہ اب ہمارے گھر، ہمارے ماں باپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آتا۔ یہ یہاں پر ایک دن میں شام کو آیا ہوں تو مجھے پتا
3 साहब सबात से आए हुए थे और वो फातिहा पढ़ना के अंदर आना चाहते थे और इन्होंने गेट पर दरबान बिठाया हुआ था। उसने अंदर आने से उनको मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं आ सकते। और वो उन बेचारों के आंखों में आंसू थे और वो कहते थे हम तो सबात से चल के आए हैं इसी काम के लिए। और वो बेचारे इस हालत में वापस चले गए। मैंने उससे पूछा दरबान से कि तुमने क्यों मना किया। उन्होंने कहा जी बेगम साहिबा जो हैं जरावाला की महारानी वो उस वक्त तैलाई कर रही थी बाहर। उन्होंने मना कर दिया कि खबरदार कोई अंदर ना आने पाए। देखिए हमारा इससे बड़ी लोग तो जाके मस्जिदों में कहते हैं कि वो और कि आओ और आके फातिहा खानी करो, वो पैसे दे के लाते हैं। और यहाँ पे लोग खुद चल के आते हैं फातिहा करने और उनको धक्के दे दिए जाएँ, उनको कोई फातिहा भी हमारे माँ बाप उसकी कब्र पर ना पढ़ सके। ये तमाम सूरत हाल थी। हम दोबारा मुनव्वर हसन साहब के पास गए और उनसे दरख्वास्त। कौन से भाई आपके गए? हम सब भाई। और सब कौन से? सब 3 भाई, मोहम्मद फारूक, उमर फारूक जो सबसे बड़े भाई हैं और मैं और बहनें, हम तीनों बहनें, हम जाके उनसे दरख्वास्त की कि आप वापस आइए और उस घर को संभालिए। उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि आपका ये बरा आपका इसका मसला है, आप बैठ के तो तय कर लें। देखिए हमने कहा कि देखिए अगर हमने तय कर सकते होते तो आज इतना 30 साल हो गए ये तय नहीं हो सका। हम अपना हिस्सा से दस्तबरदार हो रहे हैं। हमने पहले भी इसको हिबा किया था और हम इस अपना हिस्से से दस्तबरदार हो रहे हैं। और आप खुदा के लिए इस घर को संभालिए, इन कब्रों को संभालिए। और यहाँ पर जो हमारे वालिद ने जो काम किया है सारी उम्र दीन की इशाअत का, दीन की खिदमत की है उसके लिए। और आप देखें कि अब बाकायदा वहाँ पे उन्होंने बाकायदा इस घर की रेनोवेशन शुरू कर दी है, उन्होंने सब कुछ कर दिया है। और वो इंशाअल्लाह जल्द ही यहाँ पे लाइब्रेरी कायम होगी, हमारे वालिद के नाम से रेफरेंस लाइब्रेरी होगी। अच्छा खालिद साहब, जब आपने लाइब्रेरी की बात की है तो सैयदी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी यहाँ, उनकी बहुत सारी कुतुब थी और फिर उनका कमरा था, जहाँ तक हमारी मालूमात है कि उसमें भी आग लगी और वो भी बाद में बुझाई गई। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात होती है तो लाइब्रेरी की जितनी भी कुतुब थी हैं वो न जाने इस वक्त कहाँ है और कहाँ पहुँच चुकी हैं। देखें ये सारी बातें जो है ना, जमात की तरफ से भी इस घर के तमाम मामलात को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था और आप भाइयों की तरफ से भी, क्योंकि आपका ये एहसास था। ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आप बताएं। देखिए बात ये है कि जहाँ तक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हैदर फारूक ने चोरी कर ली है। लाइब्रेरी हैदर फारूक ने चोरी कर ली। अहमद फारूक साहब अमेरिका से आए हुए थे और ये अचानक आए एक दिन और आके इन्होंने कहा कि जी लाइब्रेरी चोरी हो गई और मेरा नाम लिया कि खालिद फारूक ने ये लाइब्रेरी जमात वालों को चोरी करवा दी और ले जा के दिखा दिया। वहाँ पे देखा तो सारी अलमारियाँ खाली थी और तमाम किताबें और एक एक चीज़ हमारे वालिद की वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद ये गए हैं ख्वाजा हारिस जो आजकल हैं मेरे ख्याल पंजाब के अटॉर्नी जनरल हैं या तो उनका वो रिसीवर हैं इस लाइब्रेरी की। ये कोर्ट की कस्टडी में थी। ये ख्वाजा हारिस के पास गए कि जी लाइब्रेरी चोरी हो गई है। मैं ख्वाजा हारिस के पास गया और उनको जब मैंने बताया कि जी इस तरह हुआ तो ख्वाजा हारिस ने मुझे बताया कि हैदर फारूक आए थे और उन्होंने मुझे बताया है कि लाइब्रेरी चोरी हो गई। मैंने उनसे सिर्फ 2 सवाल किए और मैं मुझे पता चल गया कि ये शख्स ने चोरी की है और ये मुझे बेवकूफ़ बनाने आया। वो कहते हैं कि अगर मैं तीसरा सवाल करता तो ये मेरे ऑफिस में बैठा हुआ कबूल कर लेता कि ये लोग लाइब्रेरी मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने नहीं किया कि ये चौकन्ना हो जाएगा। उसके बाद ये शख्स मुझे इनके एक दोस्त हैं पीर ऐसे रशीद साहब, सीनियर वकील हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ पे इसने सारा किस्सा कहानी बयान की इसने। उसके बाद उन्होंने कि क्या करना चाहिए, उन्होंने मुझे कहा पीर ऐसे रशीद साहब ने कि आप कल आइएगा, मैं कल आपसे बात करूँगा। मैं अगले दिन गया तो उन्होंने ये बात कही कि देखो ये तुम्हारे भाई ने
میرا یہ دوست ہے بڑا پرانا، لائبریری اس نے چوری کی ہے، کیونکہ وہ فوجداری وکیل ہے، ان کو آدمی سے بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے تو کون مجرم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف بنا رہا تم لوگوں کو، اس نے لائبریری چوری کی۔ اس کے بعد خواجہ حارث نے ان کے لائبریری چوری کا اشرا تھانے میں کیس درج کرایا اور میں نے اس کو پرسوں کیا۔ نہیں، وہ جو کیس درج کروایا ہے، ایف آئی آر کٹوائی ہے، جی، وہ کس پہ کروائی ہے؟ میں آپ کو اسی بتاتا ہوں کہ ایس ایچ او جو اس وقت تھا، ڈاکٹر پتہ مجھے نام یاد نہیں رہا، اس نے میرے گھر میں میرے پاس آ کے کہا کہ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے، لائبریری حیدر فاروق نے چوری کی ہے اور آپ اس کو نامزد کریں تاکہ ہم اس سے تفتیش کریں۔ ہم نے اس کے کہنے پر باقاعدہ تحریری طور پر اس کو نامزد کیا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں آئی جی کے پاس جا چکا ہوں کہ جی آپ اس کو اریسٹ کریں اور اسے تفتیش کریں، لیکن کیونکہ اس کے پاس سینئر پولیس افسران تعویذ گنڈے کے لیے آتے ہیں، اس نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہوا ہے اور پولیس اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں پولیس کے پاس شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں، میں پولیس کے مار بھی کھاؤں گا اور یہ بھی پولیس شامل تفتیش ہو، یہ بھی مار کھائے، دونوں کو مار پڑے گی، اپنے آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ خالد صاحب، یہ باتیں جو ہے نا، یہ اس خاندان اور سیدی کے گھر کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے والد کی انتہائی قیمتی ہماری قیمتی لائبریری جس نے شخص نے لیکن نہ جماعت کے لوگ چاہیں گے اور نہ آپ کے والد صاحب کو چاہنے والے چاہیں گے کہ ایسی بات کوئی راستے میں آئے جو رکاوٹ بنے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کے معاملات تھے جو گھر کی دیوار سے باہر جا چکے ہیں، اور اس آپ کے گھر کی جو کشمکش تھی اس کی وجہ سے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی مجبور ہو چکی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی قیادت اتنی مجبور ہے کہ وہ خود سوچ رہی ہے کہ ہم کہاں جائیں، کس کی بات کریں، کس کا فیصلہ کریں۔ یہ سعیدی کا گھر ہے جو یہ پودا لگا ہوا ہے جماعت اسلامی ہے، یہ اس کے سائے کے نیچے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ کے گھر کی کشمکش کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ امیر جماعت بھی پریشان ہے، دوسرے جتنی قیادت ہے وہ بھی پریشان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کارکن جو سیدی کی فکر کو لے کے چلے ہوئے ہیں وہ پریشان ہیں کہ یہ کشمکش کب ختم ہوگی، جسے 32 سال گزر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔